नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मैथ्स पेडागोगी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़े से लंबे ज़रूर रहेंगे। इसके रीज़न ये है कि मैं आपको जो पेडागोगी है वो मैं आपको ना एक अच्छा या खासा डिस्क्रिप्शन और मटेरियल देना चाहता हूँ, इसलिए वीडियोस थोड़े लंबे रहेंगे। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आराम से देखें, जब भी फ्री रहें तब देखें, पर वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में एक नोटबुक ज़रूर रखिएगा। नोटबुक से आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि जिससे आप जब सेकंड बार पढ़ेंगे ना तो आपको इतनी मेहनत नहीं लगेगी। पर आज से मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो यही है, मैथ्स की पेडागोगी को पूरा कंप्लीट कराना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको पूरा मटेरियल मिलेगा सीटीटी और एमपीटीटी के लिए। तो दोस्तों मैथ्स से पेडागोगी हमको लग रही है इतनी ईजी नहीं होती है, उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में पता होना चाहिए। तो फिलहाल हम अपने चैनल्स पर भी मैथ्स पेडागोगी और बाल विकास की क्लास ही चला रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, लास्ट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। तो फिलहाल हम समझते हैं गणित का इतिहास क्या कहलाता है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो गणित का इतिहास है कुल मिला के यदि ओवरऑल देखें आप, तो भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ जो है हम किससे मांगते हैं दोस्तों? ऋग्वेद से मानते हैं। याद रखिएगा, जो भारतीय गणित है ना उसका शुभारंभ हम ऋग्वेद से मानते हैं, इतना आपको याद रखना है। जिसमें हमने 5 खंड किए थे। हमने किसमें कितने खंड किए थे? 5 खंड किए थे। उन 5 खंडों में एक था आदिकाल, जो 500 ईसा पूर्व मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है, और उनके जन्म के बाद का समय ईसवी कहलाता है। तो फिलहाल आदिकाल की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो हिंदू काल बोलते हैं जिसको आदिकाल, ये बहुत पुराना काल है। मतलब कि कहे तो सनातन धर्म में ये पहले ही सबसे पहले दुनिया में आया गया, ये हमारा धर्म यही था। तो आदिकाल जो 500 ईसा पूर्व तक है, इसमें वैदिक काल था और उत्तर वैदिक काल था, इतना आपको याद रखना है। तो अब जब वैदिक काल को अच्छे से पढ़ेंगे तो अब जो वर्ण व्यवस्था पढ़ते हो ना, जो वैदिक काल में एक्चुअली वो नहीं थी, क्योंकि वैदिक काल में जो इंसान जैसा काम करता था उसके हिसाब से उसका वर्ण था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है तो याद रखिएगा, ये उत्तर वैदिक काल से ही ये समस्या उत्पन्न हुई है, ये जातिवाद और जो हमने जो कास्ट सिस्टम बना दिया है उत्तर वैदिक काल में। जब आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको वहाँ मिलेगा। फिलहाल हम यहाँ मैथमेटिक्स के रूप में क्या कर रहे हैं, तो जो वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व तक का है, और जो उत्तर वैदिक काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के समय को हम बोलते हैं। दूसरा होता है पूर्व मध्यकाल, और पूर्व मध्यकाल चलता है 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईसा पूर्व तक का समय। फिर मध्यकाल की हम बात करते हैं तो 400 ईसा से 1200 ईसा तक के समय को हम बोलते हैं मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल की हम बात करें तो 1200 ईसा से हम 1800 ईसा तक बोलेंगे, और वर्तमान में जो 1800 के बाद का समय है वो अभी चल रहा होता है। ठीक है, इसके आगे ये है कि जो आदिकाल है, ध्यान से समझिएगा, ये डिस्क्रिप्शन पेपर में पूछे जाते हैं। आदिकाल जो 500 ईसा पूर्व तक हमने पढ़ा है, इसमें मेन क्या है? यहाँ भारतीय गणित के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इस काल में अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, जिसको हम ज्योमेट्री बोलते हैं, की स्थापना हुई। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया है? तो नॉर्मल अब दोस्तों क्वेश्चन ये बन गया है कि जो हमारा वैदिक काल है, या रेखा गणित की बात करें या फिर अंक गणित या फिर बीज गणित की बात करें, तो वह किस काल में बना है? तो आपको आदि काल रखना है, और आदि काल में भी 2 काल हैं, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ध्यान से समझिएगा, जो वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व तक चल रहा है, इस काल में शून्य तथा दार्शनिक स्थानीयमान पद्धति का आविष्कार हुआ। तो वैदिक काल में ही आपको याद रखना है शून्य बना है, और दशमिक स्थानीय मान जो दशमलव प्रणाली है वो भी वैदिक काल में ही बनी है, और शून्य का जो प्रयोग है वो वैदिक काल में होता रहा है। यही पद्धति सारे विश्व में चल रही है। इसमें ही गणित और विज्ञान को प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचाया है, और इसी काल में गणित की अनेक संक्रियाओं, योग, गुणा, भाग, भिन्न, वर्गमूल, घन, दार्शनिक, स्थान पद्धति भारत से आरंभ होते हुई पश्चिमी देशों में पहुंची है। इसे हमें हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। यदि क्वेश्चन ऐसे घुमा के बनता है कि हिंदू अरबिक न्यूमेरिकल्स कहाँ और किस काल से है, तो आपको वैदिक काल याद रखना है, आदि काल में भी है ना। ठीक है, और इसी काल में वेदों से अनेक अर्थपूर्ण विचार निकाले गए।
इन्हें सहायता के रूप में प्रस्तुत किया गया। और 13वीं सहायता में 3, 4, 5 में एक स्थान पर निम्न संबंध है। ये एक्चुअली ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये जो आपको कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग दिखता है वो क्या है, एक्चुअली एक पाइथागोरस प्रमेय का एक उदाहरण है। तो दोस्तों देखो कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। शून्य का आविष्कार कब हुआ, दार्शनिक प्रणाली कब हुई, कब रेखा गणित बना, ठीक है, अंक गणित बना। तो ये सब काल पूछते हैं, उस काल को आपको याद रखना है। फिर हम पहुंचते हैं उत्तर वैदिक काल पे, जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के समय को बोलते हैं। और इस युग में ज्योतिषियों को अंक गणित मूलतः योग गुणा भाग आदि का ज्ञान हुआ, किंतु इस काल की विशेषता है ज्यामितीय ज्ञान। तो देखो अब ये क्वेश्चन बन गया भैया कि ज्यामितीय ज्ञान किस काल से है, तो उत्तर। ज्यामितीय ज्ञान किस काल से है, तो उत्तर याद रखना है, उत्तर वैदिक काल से है ज्यामितीय ज्ञान। क्योंकि जो आर्य थे वो विश्वास करते थे कि श्रेष्ठतम जीवन पाने के लिए यज्ञ आवश्यक है, ठीक है। यहाँ अनेक उन्होंने ज्यामितीय आकार की वेदियों में किया जाता था। यहाँ पर यज्ञ, अपन जो यज्ञ ऐसा बनाते हैं ना, वो ज्यामितीय आकार की वो वेदियां बना देते थे एक्चुअली, ठीक है। यज्ञ का उद्देश्य था उसी समय पूरा होता था जब वहाँ एक विशिष्ट समय पर एक विशिष्ट वेदी किया जाए। अपन देखते हैं जब भी हम हवन यज्ञ करते हैं तो एक वेदी जरूर बनाते हैं, ठीक है। उसके आकार भले ही डिफरेंट होते हैं, कई बार वो गोल बना देते हैं सर्कल में, कई बार हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं, कई बार हम स्क्वायर में बनाते हैं, कई बार हम टिग्नामेट्रिक में भी बना सॉरी कई बार हम ट्रायंगल में भी बना देते हैं, ठीक है। तो वो जो उत्तर वैदिक काल है ना, उसी समय से जो ज्यामिति है उसी का ज्ञान होता है। क्योंकि ज्यामिति गणित के ज्ञान के बिना यह संभव नहीं था। तो वेदी बनाने के लिए ज्यामिति का ज्ञान आवश्यक था। और सबसे इम्पोर्टेंट सुल्भ सूत्र में, कौन से सूत्र में, सुल्भ सूत्र में ज्यामिति की अनेक प्रमेयों का वर्णन आदि क्वेश्चन बने कि भाई ज्यामिति की प्रमेयों का वर्णन किस में है, तो सुल्भ सूत्र में, इतना याद रखना है। क्योंकि सुल्भ वेदी की रचना में माप के लिए फीते का प्रयोग करने के नियम थे। अब सुनिएगा, सुल्भ वेदी की रचना में माप करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, फीते का प्रयोग हम करते थे। और इस काल में पाइथागोरस प्रमेय का ज्ञान था, ऐसा बुद्धायन में लिखा हुआ है। और जो सुल्भ है वो यज्ञ वेदी बनाने के लिए माप में आने वाली रस्सी थी, सुल्भ। यज्ञ वेदी बनाने के लिए मापने आने वाली रस्सी थी कौन सी, सुल्भ थी। इतना आपको याद रखना है दोस्तों। अब देखो इस काल में रेखा गणित के सूत्रों का विस्तार किया गया और विकास किया गया था। और इस काल में 3 सूत्रकारों का नाम उल्लेखनीय है। एक तो बौधायन, दूसरा अगस्त्यम्ब और तीसरा कात्यायन। तो दिमाग में बैठा लो कौन कौन से चीज़ उल्लेख है। एक तो बौधायन का है, दूसरा अगस्त्यम्ब का है, तीसरा कात्यायन का। तो बौधायन, अगस्त्यम्ब, कात्यायन, है ना। तो बौधायन, अगस्त्यम और कात्यायन का आपका नाम याद रखना है। साथ ही साथ यह काल जो था खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए भी प्रसिद्ध था। तो उत्तर वैदिक काल में एक तो ज्यामिति हो गया, दूसरा हमारा खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए भी प्रसिद्ध था। और खगोल विद्या में तारों और ग्रहों की स्थिति और उनके मार्ग का अध्ययन करते थे। यह गणित की ही एक शाखा है। तो भाई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिलहाल हमारा आदिकाल में जो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है उनसे क्लियर होता चल रहा है। आप प्लीज़ एक कॉपी जरूर बनाइएगा, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करिएगा, वीडियो पोस्ट कर करते नोट जरूर करिएगा। और वीडियो को पूरा जरूर देखना मित्रों, इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आप जब पेपर में एग्जाम्स देने जाओगे ना तो सीधी कॉपी पेस्ट मिल जाएंगे वहाँ पर, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन में पेडागोगी कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। हाँ, जैसे ही हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होगा हम तुरंत उसके ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे, इसलिए हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है पूर्व मध्यकाल। अब पूर्व मध्यकाल जो कि 500 ईसा पूर्व से हम 400 ईसा पूर्व तक मानते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इसमें है जैन साहित्यों की प्रमुख कृतियाँ। जैन साहित्यों की प्रमुख जो कृतियाँ हैं, जैसे सूर्य प्रगप्ति और चंद्र प्रगप्ति में गणित संबंधित ज्ञान मिलता है। तो जैन साहित्य भाई सब सूर्य और चंद्र प्रगप्ति है ना। सूर्य प्रगप्ति में देखो दीर्घ व्रत मिल गया। और अन्य ग्रंथों में समुच्चय सिद्धांत व लघु गुणक आदि का प्रयोग पेनियर से बहुत पहले हो चुका है। और बक्साली गणित व जैन ग्रंथों से निम्न तथ्य उभर कर आए हैं। क्या क्या हैं देखते हैं।
सबसे पहले संख्याओं को लिखने के लिए स्थानीय मान का नियम, आपने स्थानीय और जाति नियम जरूर पढ़े होंगे ना। फिर बीजगणित की रचना पढ़ी होगी, शून्य की संकल्पना पढ़ी होगी, खगोल शास्त्र और सूर्य के सिद्धांत की उपलब्धियां पढ़ी होगी, अंक गणित और वक्साली गणित की रचना देखी थी इस काल में, और सूर्य सिद्धांत में त्रिकोणमिति का वर्णन भी मिलता है। तो भैया सूर्य सिद्धांत में किसका वर्णन मिलता है? त्रिकोणमिति का वर्णन मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो त्रिकोणमिति शब्द है वो भारतीय है, जो कालांतर में अब टिग्नोमेट्री हो गया। तो आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि जो त्रिकोणमिति शब्द है वो भारतीय है। कौन सा है? भारतीय है। और जो त्रिकोणमिति शब्द है वो एक्चुअली मिलता किस में है? सूर्य सिद्धांत में मिलता है त्रिकोणमिति वर्ड, अब जिसको हम टिग्नोमेट्री बोलने लगे। अब जो अरब के गणितज्ञ थे अल ख्वारिजी ने अलव्रज और अल मुकाबला शीर्षक की पुस्तकों से भारत से अरब पहुंची और बीजगणित का उल्लेख किया गया, और वर्तमान में अलजेब्रा के नाम से जानी जाती। चूंकि आपने देखा होगा भारत पर अरबों ने शासन किया है, और 712 ईस्वी में जो अरब थे वो हमारे मध्य एशिया से प्रवेश कर गए थे, और तभी भारत और अरब में आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें जो अरबों लेके आए हैं अरब से वो चलने लगी हैं। ठीक है। अब मध्यकाल या स्वर्णकाल की बात कर रहे हैं। देखिएगा 400 ईस्वी से हम 1200 ईस्वी तक की हम बात करते हैं, तो इस काल को हमने गणित का स्वर्ग युग कहा। देखो क्वेश्चन मिल गया, जैसे भाई हिंदी का स्वर्ण काल अकबर था, पेंटिंग का अलग था, न्याय के लिए अलग जंजीर थी, ऐसे ही हम बात करते हैं। इसको नोट डाउन करना, इस काल को हम गणित का स्वर्ग युग कहते हैं। मध्यकाल जिसको हम स्वर्ग युग भी कहते हैं, मध्यकाल जिसको स्वर्ग युग भी कहते हैं, इसको ही गणित का स्वर्ग कहते हैं। मध्यकाल को गणित का स्वर्ग कहते हैं भाई साहब, क्योंकि इस काल में आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य, भास्कराचार्य, महावीराचार्य जैसे महान और श्रेष्ठतम गणितज्ञ हुए। सोचो मध्यकाल में ज्योतिषीय गणित में इनका बहुत योगदान रहा, और सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही गणित को अन्य विषयों से मुक्त कर स्वतंत्र शासन का रूप दिया। उनके प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, याद करना आर्यभट्ट के ग्रंथ जरूर पूछते हैं पेपर में। 10 गीतिक सूत्र क्या हैं? 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्ट शतक दोनों याद रखना। 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्टिक शतक प्रमुख हैं, और गणित में मूल क्रियाएं घात क्रिया, क्षेत्रफल, आयतन श्रेणी, बीजीय, सर्व समीकरण, अंतर्वर्ती समीकरणों की खोज करी। तो भैया इनके दोनों ग्रंथों के नाम रखना, क्योंकि ये दोनों ही की दोनों मैं अभी जब सेट पेपर लगवाऊंगा ना उनमें आएंगे ये नाम। 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्टिक प्रमुख सूत्र। ठीक है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल मानकर उसके व्यास का सही मान 4967 योजन ज्ञात किया, और सबसे इम्पोर्टेंट है पाई का मान। तो पाई का मान एक्चुअली दिया कौन ने है? आर्यभट्ट ने ही दिया है। याद रखना पाई का मान, इतना याद कर लेना मित्रों, 22/7 या 3.1416 पूरा याद रखना। 3.1416 ये मान जो दिया है वो आर्यभट्ट ने ही दिया है। आर्यभट्ट ने जो प्रस्तुत अंकन पद्धति, आर्यभट्ट की जो अनमोल देन है, और ज्योतिष गणित में ये आया था क्वेश्चन ग्रेड 2 में। ज्योतिष गणित में वारामिहिर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन से गणित में? ज्योतिष गणित में। तथा महाआर्य सिद्धांत के रचयिता हैं आर्यभट्ट द्वितीय का योगदान। महाआर्य सिद्धांत के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट द्वितीय का योगदान क्षेत्र व्यवहार और बीजगणित को बताता है। फिर जो भास्कर प्रथम थे उन्होंने 600 ईस्वी में अपनी जो पुस्तक थी, याद रखिएगा, महाभास्करीय, आर्यभट्टीय भाष्य और लघु भास्करी में आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को और विस्तृत और विकसित किया था। भास्कर प्रथम की पुस्तक का नाम पूछते हैं महाभास्करीय। आर्यभट्टी भी भास्कर ने लिखा है, आर्यभट्टीय भास्कर और लघु भास्करी में आर्यभट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को उन्होंने विस्तृत और विकसित किया। और ब्रह्मगुप्त ने गणित की जो 20 क्रियाओं और 8 व्यवहार पर प्रकाश डाला। आदि पेपर में घुमा के पूछ ले क्वेश्चन कि गणित की जो 20 क्रियाएं और 8 व्यवहारों पर प्रकाश किसने डाला है? तो किसने डाला है भाई साहब? ब्रह्मगुप्त ने। तो बीज गणित में जो समीकरण साधनों के नियमों का उल्लेख किया गया है वो अनर्गणित
दो घातीय समीकरण भी बताया है, और इसमें समकोण त्रिभुज के सुलभ सूत्र का विस्तृत वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। और जो महावीराचार्य हैं ने गणित सार संग्रह नामक अंक गणित के बृहद ग्रंथ की रचना की। भैया नोट डाउन करते चलना है ना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक अंक गणित के बृहद ग्रंथ की रचना की है, और इसमें अंक गणित का विधिवत वर्णन किया गया है। इसमें संग्रहित प्रश्न अत्यंत मनोरंजक हैं, और इसमें लघुत्तम समावर्तक आधुनिक नियम ज्ञात किया गया है, याद रखना। और यूरोप में पहली बार जो 1500 ईस्वी में किया गया था, और श्रीधराचार्य जो 850 में अंक गणित पर नवशतिका तथा त्रिशतिका गणित और बीज गणित पुस्तकों की रचना की है। लिखते चलना मित्रों। श्रीधराचार्य ने अंक गणित पर लिखा, नवशतिका और त्रिशतिका गणित और बीज गणित पुस्तकों की रचना की है, और इनकी रचना शैली अत्यंत सरल, संक्षिप्त, हृदयग्राही है। नेमिचंद सिद्धांत, ये पेपर में बहुत आता है। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की प्रसिद्ध पुस्तक है गोमट्टसार। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की जो प्रमुख पुस्तक है वो है गोमट्टसार, जिसके दो भाग हैं, कर्मकांड और जीव कांड में जीव राशियां, उनके कर्मों, आस्वत्तबंध, नर्चरा, सार्वत्रिक, समुची, एक की सगति, क्रमबद्ध प्रमेय आदि की चर्चा की है। और भास्कराचार्य द्वितीय के जो वेदों में जो सिद्धांत सूत्र के रूप में थे, याद करना, उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति की है। इन्हीं पुस्तकों को आधार मानकर वेदों में प्रयुक्त सूत्रों का प्रयोग वैदिक गणित की आधुनिक कृतियों में किया गया। वैदिक गणित का तो नाम सुना होगा, दुनिया में जो सबसे तेजी से सॉल्व होने वाली जो गणित है उसकी ट्रिक्स से वो है वैदिक ही गणित मानी जाती है। राजादित्य को कन्नड़ साहित्य में गणित का ग्रंथ लिखने वाला पहला विद्वान माना जाता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। राजादित्य को कन्नड़ साहित्य में गणित का ग्रंथ लिखने वाला पहला विद्वान माना, कन्नड़ साहित्य में राजादित्य को। उन्होंने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित तीनों में व्यापक अध्ययन किए, और इनके गणित को गृह गणित में अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा रचित कन्नड़ भाषी व्यवहारिक गणित, क्षेत्र गणित, व्यवहार रत्न, जैन गणित, सूत्र टीकोदाहरण, चित्रसूते प्रमुख ग्रंथ है। और इस काल में निरूपित ज्योतिष शास्त्र के रेखा गणितीय सिद्धांत और प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार से। सुनना, एक वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, क्वेश्चंस फंसेंगे, पूरे क्वेश्चंस आएंगे, वीडियो को ध्यान से शांति से देखना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि लोग चाहते हैं ना शॉर्ट 1-2 मिनट में हमको सब मिल जाए, तो ये भाई पॉसिबल नहीं होता। स्टडी तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही पढ़नी पड़ती है, तब जाके तुम 120 प्लस नंबर लेके आते हो। लोग चाहते हैं कि हर चीज़ हमको शॉर्ट में मिल जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यदि आप ढंग से रियल में तैयारी कर रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से शांति से देखना। वीडियो को पुश करके नहीं देखना, निकाल के नहीं देखना, अदरवाइज चीज़ें छूट जाएंगी आपकी, है ना। हाँ, आगे देखना क्या लिखा है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दो दिए गए वर्गों का योग और अंतर के समान वर्गों की रचना, और वर्ग का आयत का वर्ग में परिवर्तित करना, कर्णों के द्वारा राशियों का वर्गमूल ज्ञात करना, वृत्त को वर्ग और वर्ग को वृत्त में परिवर्तित करना, शंकु वर्तुल घनफल ज्ञात करना, और विषम कोण चतुर्भुज के करणीय की विधि और उनके दो करणों के आधार पर भुज साधन करना, वृत्त की परिधि, वृत्त की सूची और गोलक का घन ज्ञात करना, ये था। तो ये भैया मध्यकाल था, ध्यान से आपने पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। अब उत्तर मध्यकाल पे आ रहा है, इसको भी ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन बस करते चलिएगा, आपके पर्सनल नोट्स मिल जाएंगे, बन जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर मध्यकाल की, तो यहाँ पर जो नारायण पंडित थे ने अंक गणित पर गणित कौमुदी नामक एक बृहद ग्रंथ की रचना करी। ये वाला जो क्वेश्चन है तो तुमने ध्यान से सुना होगा, कितनी बार आया था। गणित कौमुदी किसने लिखी? नारायण पंडित ने लिखी है गणित कौमुदी। तो नारायण पंडित की जो अंक गणित पर गणित कौमुदी नामक एक जो बृहद ग्रंथ की रचना की है, इसमें अनेक विषयों का प्रतिपादन किया है। और नीलखंड ने
ताजिक नीलकंठी नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसने नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें हम ज्योतिष गणित का प्रतिपादन किया है। और नीलकंठ ने जो 1500 में एक पुस्तक में जया आर का मान निकाला, वो क्या था समझिएगा, नीलकंठ ने, है ना। नीलकंठ की बुक का नाम है ताजिक। वो था r इक्वल टू r माइनस आर की पावर q अपॉन 3 प्लस r की पावर 5 अपॉन 5, ये r का मान निकाला था। तो भैया याद रखना, ये मान नीलकंठ ने दिया था, ये मान, है ना। यदि पेपर में आए 120 जो नंबर आते हैं ना भाई, जो तुम लोग सोचते हो 120 प्लस नंबर ऐसे ही नहीं आते हैं, बड़ी मेहनत लगती है। अब देखना आगे है, जो मलयालम में पांडुलिपि में जो मुक्ति मास में वर्ण सूत्र ग्रेगरी श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो कमलाकर ने सिद्धांत तत्व विवेक ग्रंथ की रचना की है, उसमें सम्राट जगन्नाथ ने सम्राट सिद्धांत और रेखा गणित नाम की 2 पुस्तकें लिखी हैं। इतना आपको याद करना है। आगे जो हमारा वर्तमान काल है, जो कि 1800 ईस्वी से पश्चात से अभी तक चल रहा है, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि इस काल में जो परंपरागत ज्योतिष में केवल फलित ज्योतिष ही व्यवहारिक बना है और मौलिक अध्ययन हमने समाप्त हो गए हैं। परंतु अनेक गणितज्ञ जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनके नाम भी आ सकते हैं, जैसे नरसिंह बापू देव शास्त्री ने भारतीय और पाश्चात्य गणित की पुस्तकों का सृजन किया। किसने? नरसिंह बापू देव शास्त्री ने। और इन पुस्तकों में जो रेखा गणित, त्रिकोणमिति और सायनवाद और अंक गणित जो क्या था, मुख्य था। सुधाकर द्विवेदी ने भी दीर्घवृत्त, लक्षण गोलीय, रेखा गणित, समीकरण में गुणा और भाग की रीति बताई है। तो आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। इसके आगे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा आर्यभट्टी। थोड़ा सा पढ़ना इसको। क्या बोलता है कि जो आर्यभट्टी में जो त्रिकोणमिति उल्लेख मिलता है, मतलब जया मतलब साइन का प्रयोग सबसे पहले इसी ग्रंथ में किया गया था। अब थोड़ी ऊपर तुमने पढ़ा आर्यभट्टी, ठीक है, कौन ने लिखा बताना, कमेंट में बताना आर्यभट्टी किसने लिखा, ठीक। तो आर्यभट्टी में जो त्रिकोणमिति का उल्लेख मिलता है, वो जया का प्रयोग सबसे पहले इसी ग्रंथ में किया है। और इसमें जया और उत्क्रमजा जो वर्ष साइन की सारणियाँ भी दी है, तुमने जो वर्ष साइन की सारणियाँ पढ़ी होंगी त्रिकोणमिति में, वो आर्यभट्टी में ही उल्लेख मिलता है। आप समझना, जो गोलपाद बहुत छोटा ग्रंथ है, आप पूछ लेना तुमसे छोटा ग्रंथ क्या गणित के लिए, तो गोलपाद याद रखना, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 11 श्लोक हैं, परंतु इतनी सामग्री भर दी गई है कि सूर्य सिद्धांत के पूरे मध्याधिकार कुछ स्पष्टीकरण में आए। तो सबसे छोटा यदि गणित का ग्रंथ बोले तो गोलपाद याद रखना, 11 श्लोक है, पर फिर भी सूर्य सिद्धांत के मध्याधिकार और कुछ स्पष्टीकरण में आई। अब सूर्य सिद्धांत किसने लिखी बताना है आपको भैया, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। इनकी कुछ मात्रा उपलब्धियों के वर्णन से स्पष्ट है और आर्यभट्ट को भारतीय गणित शास्त्र रूपी आकाश के रूप में प्रमुख नक्षत्र के रूप में सदैव याद किया जाता है, क्योंकि इन्होंने शून्य का आविष्कार किया। 7 में ही क्वेश्चन बन गया। 19 मार्च 1975 को गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर भारतीय उपग्रह स्पुतनिका आर्यभट्ट अंतरिक्ष भेजा गया। हाँ, याद रखिएगा, ये थोड़ी ये डेट देख लीजिएगा, 19 मार्च 1975 इज राइट, है ना। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा ना हो, इसलिए मैंने जो था थोड़ा सा उसको शॉर्ट में ही समझाया है, लेकिन इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गए हैं, तो उनको नोट डाउन करिएगा। इनके ऑब्जेक्टिव्स हम बाद में लगाएंगे, अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पढ़ना है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब रोज़ आपको वीडियोस मिलेंगे, बाल विकास, गणित, लगभग हर ही सब्जेक्ट के मिलेंगे, ठीक है मित्रों। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हमारी लाइव क्लास भी चलती है फेसबुक पर, तो फेसबुक ग्रुप को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको डेली 2 से 3 और रात में 9 से 10 साइंस और बाल विकास दोनों की क्लास मिलती है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के साथ, और हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।